नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे मृदा अभिक्रिया और मृदा अभिक्रिया में पढ़ना है मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन। मुख्य परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? तो पीएच में परिवर्तन करने वाले कारक कौन से होंगे? एक तो अम्लीय कारक, एक कौन से होंगे? क्षारीय कारक। पहला कौन सा है बेटा? अम्लीय कारक। कौन सा है? अम्लीय उत्पादक कारक। ठीक है, देखो अम्लीय उत्पादक कारक में कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के प्रक्रम, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के प्रक्रम में, और कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन मैंने पीछे पढ़ाया बेटा, जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन पढ़ाया, चैप्टर पढ़ाया ना। कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन जब होगा तो क्या बनेंगे बेटा? कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल बनेंगे। क्या बनेंगे? कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल। जैसे एक विच्छेदन मैंने C6H12O6 करवाया था, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था तो अपने पास क्या बन रहा था? C6H8O7। इसको क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड। क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड। इसी प्रकार एक बन रहा था COOH का होल ट्वाइस, ऑक्जेलिक एसिड बन रहा था। क्या बन रहा था? तो कार्बनिक पदार्थों का जब विच्छेदन होगा तो क्या बनेंगे बेटा अपने पास? कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्ल बनेंगे। ठीक है, जो क्या करते हैं, तो दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं जो पीएच को क्या करेंगे? कम करें। पीएच को क्या करेंगे? कम। फिर दूसरी अगर बात करें कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से उत्पन्न CO2। कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन देखो, C6H12O6 इसका विच्छेदन हो रहा था तो क्या बन रही थी? CO2 प्लस H2। पूर्णतः अब विच्छेदन हो रहा था, क्या बन रही थी? अब ये CO2 मृदा में उपस्थित जो जल है उसके साथ क्या करेगी? अभिक्रिया, और क्या बनाती है? H2CO3। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। क्या बनाएंगे? CO, इसका विच्छेदन होगा तो क्या बनेगी? CO2। ये CO2 किसके साथ अभिक्रिया कर रही है? जल के साथ। और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है? कार्बनिक अम्ल। क्या बना रही है? कार्बनिक अम्ल। यही बात इसने की है, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से उत्पन्न CO2 पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? कार्बनिक अम्ल बनाएगी। तथा यह अम्ल वियोजन के बाद क्या देते हैं बेटा? हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन देंगे तो हाइड्रोजन आयनों की क्या बढ़ेगी? सांद्रता। और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो मृदा कैसी होगी? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। जिसके कारण पीएच मान क्या होगा? कम। पीएच मान क्या होता है? कम। क्लियर यहाँ तक? दो कंडीशन आ गई, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल बनते हैं। इसके अलावा क्या बनते हैं बेटा? CO2। CO2 किसके साथ अभिक्रिया करेगी? जल के साथ, और क्या बनाएगी? H2CO3। अब इनमें हाइड्रोजन आयन को क्या होगा? वियोजन। और हाइड्रोजन आयनों का वियोजन होने के कारण मृदा पीएच क्या होगी बेटा? कम। और मृदा पीएच जब कम होती है तो कैसी होती है मृदा? अम्लीय। कैसी होगी? अम्लीय। फिर है अकार्बनिक अम्ल, जैसे H2SO4। इनऑर्गेनिक एसिड हो गए, कौन सा है? H2SO4। क्या कहते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा नाम और होता है, क्या होता है? गंधक का अम्ल। किसमें यूज करते हैं इसका? गंधक का अम्ल कहाँ यूज में लेते हैं? किसके बचाव के लिए लेते हैं? जाडा तो अपना आम भाषा हो गई, जाडा तो पाला। पाले से बचाव के लिए, है ना, पाड़ो। उससे बचाव के लिए कितना कितना प्रतिशत घोल काम में लेते हैं? 0.1%। याद कर लेना है, ठीक है ना? क्लियर यहाँ तक? कितना प्रतिशत है? 0.1%। और ये पूछूं मैं कि पाले के लिए वायुरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगाएंगे? ठीक है ना? लू और पाले से बचाने के लिए उत्तर और पश्चिम दिशा। ठीक है, अपने क्षेत्र की अगर हम बात करें ना तो ज्यादातर के किस दिशा से? पश्चिम। क्या आएंगे? लू। और उत्तर से पाला पड़ने। उत्तरी हवाएं चलती है तो क्या है? सर्दी बढ़ती है। और पश्चिमी हवा चलती है तो क्या आती है? लू आती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो पश्चिमी गर्मियों की हवा चलती है ना, उन्हीं को लू कहते हैं हम। ठीक है, क्लियर? फिर प्रधान कौन कौन से हैं? H2SO4 और HNO3। ठीक है, मृदा में हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। मृदा में क्या करेंगे? हाइड्रोजन
आयन प्रदान करेंगे। अब हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे तो मृदा की पीएच क्या होगी बेटा? कम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयनों की क्या बढ़ी है? सांद्रता। ठीक है। तथा यह अम्ल कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर सामान्य से प्रबल अम्लीय दशाओं का क्या करेगी? विकास करेगी। H2SO4 तथा HNO3 सूक्ष्म जीवों द्वारा उर्वरकों, सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? उर्वरकों पे क्रिया करेंगे तो क्या मिलेंगे अपने को? H2SO4 और HNO3। अब कौन से है? जैसे सल्फर उर्वरक है और अमोनियम सल्फेट है। कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। इनके कारण क्या बनता है बेटा? अपने पास H2SO4 और HNO3। ठीक है। इनसे जब मृदा में ये उर्वरक हम डालते हैं तो इनसे इन पे किसकी क्रिया होगी? सूक्ष्म जीवों की। और हमें कौन से अम्ल मिलेंगे? H2SO4 और HNO3 मिलेंगे। फिर नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से क्षारों की क्या होगी? लीचिंग। ठीक है। क्योंकि क्षार क्या होते हैं बेटा? पानी में घुलनशील होते हैं। क्या होंगे? पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील है तो पानी के साथ क्या जाएंगे? नीचे जाएंगे। और पानी के साथ तत्व का नीचे जाना क्या कहलाता है? लीचिंग। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? निक्षालन। क्या कहेंगे? निक्षालन। अगर आपको ये कह दे कि पानी का नीचे की तरफ जाना क्या कहलाता है तो क्या कहलाएगा? इनफिल्ट्रेशन। इंग्लिश में तो बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और हिंदी में क्या बोलेंगे? निक्षेपण नहीं बोलेंगे। निक्षेपण, निक्षेपण का मतलब तो होता है जमाव। क्या होता है? जमाव होता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है। ठीक है, उसको निक्षेपण बोलेंगे। पानी अगर नीचे जा रहा है तो हिंदी में बोलेंगे अंतःसरवण। क्या हो रहा है? अंतःसरवण या निस्पंदन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्षारों की अगर लीचिंग होगी, इस पॉइंट को समझना कि मैं ये कहूँ बेटा ये मेरे पास मृदा है, इसमें 10 तो क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार। और 10 ही इसमें क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। ठीक है। अब देखो क्षारों की क्या हो गई? लीचिंग हो गई। 5 क्षारों की लीचिंग हो गई। यहाँ क्षार कितने बच गए? 5। कितने बच गए? 5। अब यहाँ देखो मात्रा किसकी बढ़ गई? अम्ल की। किसकी बढ़ गई? अम्ल की। अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण ये मृदा कैसी होगी? अम्ल। कैसी होगी? अम्ल। समझ गए बात को? ठीक है। तो लीचिंग होगी तो कौन से आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी? एसिडिक आयन की। ठीक है, जिसके कारण मृदा कैसी होगी बेटा? अम्लीय होगी। ठीक है। फिर आता है बसम उत्पादक। बसम का मतलब ही क्या है? यहाँ क्षार है बेटा। बसम का क्या मतलब है? क्षार। ठीक है, बसम एक टर्म यूज में लेते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बसम क्या आ गया है। तो बसम का मतलब भी क्या है? क्षार। ठीक है। जैसे नाम आएगा आपकी विनम्यशील बसम। विनम्यशील बसम का मतलब जो क्षार है। क्या है? क्षार। देखो क्षार में मृदा निर्माण का कोई भी प्रक्रम जो मृदा में विनिमय बसमों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा सोडियम के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। किसके निर्माण को? सोडियम। उनके द्वारा अम्लता में कमी तथा क्षारीयता में क्या होती है? वृद्धि। अब मृदा निर्माण के प्रक्रम कोई से भी हो। ठीक है, प्रक्रम जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे अपक्षय हो रहा है, अपक्षय से मृदा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, या कह सकते हो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन हो रहा है, वो भी मृदा निर्माण का है। फिर मृदा निर्माण की प्रक्रिया है जैसे ह्यूमिफिकेशन है। ठीक है, निक्षालन है, निक्षेपण है, कैल्शीकरण है, डीकैल्शीकरण है, पेडोटर्बेशन है। ठीक है, ये सारे क्या है? एक तरीके से प्रक्रम है। ठीक है। इन प्रकरणों में अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम का निर्माण हो रहा है तो ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम है, ये क्या करेंगे बेटा? अम्लता को कम करते हैं और क्षारीयता को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है बेटा? क्षारीय तत्व ही तो। ऐसे हैं क्षारीय तत्व। फिर है आगे हम बात करते हैं इन प्रक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम क्या होता है? अपक्षय होता है। अपक्षय का मतलब क्या है? टूटना। क्या है? टूटना। ठीक है, जिनके द्वारा विनिमय धनायन खनिजों से मुक्त होते हैं। जिनके द्वारा क्या होते हैं? विनिमय जो धनायन है, ठीक है ना, जो केटाइंस है, वो क्या होंगे? खनिजों से मुक्त होंगे। खनिजों से क्या होंगे? मुक्त। जैसे मैं एक नाम लूं FeO2। क्या नाम ले दिया? FeO2। अब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो फेरस अलग होगा और ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। अपक्षय तो हुआ ही, टूटा ही तो है। ठीक है, तो इनसे क्या मुक्त होंगे बेटा?
विनिमय धनायन खनिजों से क्या होंगी, मुक्त होगी, तथा कोलाइड अधिशोषण के लिए प्राप्य रूप में क्या होंगी, उपस्थित। ठीक है, अब देखो यहाँ कहा है कि कोलाइड अधिशोषण के लिए प्राप्य रूप में क्या होंगे, उपस्थित। ठीक है, अब प्राप्य रूप में कैसे उपस्थित होंगे, पहले ये था FeO2, ये क्या था, न्यूट्रल था, ये उदासीन उदासीन हो चुका था, एक स्थायी यौगिक था। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो इस पे क्या चार्ज आएंगे, क्या आएंगे, चार्ज। Fe पे क्या आया है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और कोलाइड भी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये किस पे अधिशोषित के लिए प्राप्य है, कोलाइड पे। ठीक है ना, जब इस पे चार्ज होगा तभी तो अधिशोषित हो सकेगा, चार्ज ही नहीं होगा तो अधिशोषित होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। फिर अब बसम युक्त पदार्थों जैसे चूना पत्थर मिलाने से भी मृदा में धात्विक धनायंस की मात्रा में वृद्धि होती है। अगर आप चूना मिला रहे हो उससे भी क्या होती है बेटा, मृदा में जो धात्विक बसम है उनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और बसम का मतलब ही क्या बताया था मैंने, क्षार। क्या बताया, क्षार। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो, फिर सिंचाई जल में भी विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं। सिंचाई में भी क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं, लवणीय जल होता है, जिनके धनायंश मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होकर मृदा को क्या बनाते हैं, क्षारीय। जैसे मैं एक बात कहूँ आपको कि आपने नमक वाले जल से क्या की सिंचाई, अब नमक का सूत्र क्या होगा, NaCl। अब ये आयनाइज्ड हो गया, क्या हो गया, आयनित हो गया। आयनित होगा तो सोडियम अलग होगा, इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब ये कहाँ जाएगा बेटा, कोलाइड पे। कहाँ जाएगा, कोलाइड पे, और मृदा को कैसी बनाएगा, क्षारीय। ठीक है, तो आप सिंचाई, ऐसे सिंचाई जल का प्रयोग कर रहे हो जो क्या है, जिसमें लवण है। ठीक है, उनके जो धनायन है, ये धनायन ये मुक्त हो रहा है, ये मुक्त होकर कहाँ अधिशोषित होगा, मृदा के कोलाइड पे, और मृदा को कैसी बनाएंगे, क्षारीय। समझ गए बात को। फिर आती है शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश, जहां वर्षा क्या होती है, बहुत कम। ठीक है, वहां क्षारों की लीचिंग नहीं होगी, बल्कि वहां एकत्रित होने लगते हैं। एकत्रित का मतलब इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, दो चीजें हमेशा याद रखना, जहां आर्द्र नाम आए, क्या नाम आए, आर्द्र। ठीक है, वहां हमेशा कैसी मृदा मिलती है, अम्लीय। कैसी मृदा, अम्लीय, क्योंकि यहाँ आर्द्रता ज्यादा है, वर्षा ज्यादा है, तो क्षारों की क्या होती रहती है, लीचिंग होती रहती है। दूसरा नाम आता है शुष्क। शुष्क जब नाम आएगा तो कैसी मिलेंगी, क्षारीय या लवणीय मृदा, क्योंकि यहाँ इनकी लीचिंग क्या नहीं हो पाती, इनकी लीचिंग नहीं हो पाती, इनकी लीचिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण कैसी मृदा मिलेंगी, क्षारीय। तो इसने भी यही बात कहा है, शुष्क और अशुष्क प्रदेश है, वहाँ वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। अपने राजस्थान में कम होती है वर्षा, इधर वाले एरिया में जैसलमेर है ना, 100 से 300 mm है, कितनी है ना। फर्स्ट सी में आता है बीकानेर है, ठीक है ना, फर्स्ट सी में बीकानेर है, जैसलमेर है। ठीक है, और सबसे बड़ा क्या है, जलवायु खंड है। और इसको ऐसे याद रख लेना, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। और जैसलमेर किस में आता है, फर्स्ट सी में। तो फर्स्ट सी भी क्या है, सबसे बड़ा जलवायु खंड, क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, तो वहां वर्षा कम होती है, तो क्षारों की लीचिंग क्या होगी बेटा, कम होगी। क्षारों की लीचिंग कम होने के कारण क्षार वहां क्या होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण पीएच मान क्या हो जाता है, अधिक। क्या होगा, अधिक। फिर आता है मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं वो मृदा पीएच को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला आता है पैतृक पदार्थ। कौन सा आता है, पैतृक। अब पैतृक पदार्थ का मतलब क्या है कि बेटा, मृदा का निर्माण कौन से पदार्थों से हुआ है। ठीक है, अब जिन पदार्थों से मृदा का निर्माण हुआ है उनको हम क्या कहेंगे, पैतृक पदार्थ। जैसे मैं तुम्हारी अगर बात करूं कि तुम्हें मैं ये कहूं तुम्हारा पैतृक पदार्थ कौन है, तो पैतृक, तुम्हारी पैतृक कोशिका कौन सी है, ये कहूं कि पैतृक कोशिका कौन सी है या पैतृक पदार्थ क्या है, तो पैतृक कोशिका क्या है, तुम्हारे माता पिता है, कि उन्हीं की कोशिका से तुम्हारा क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ ना। तो जैसे तुम्हारी पैतृक कोशिका थी उसके व्यवहारिक गुण वहां आएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारे माता पिता में जैसी सिम्टम्स है, लक्षण है, वो लक्षण तुम्हारे अंदर दिखाई देते हैं ना। तो वैसे ही पैतृक पदार्थ है, वो अपने क्या करेंगे, लक्षण नई जो मृदा बनाएंगे उसमें छोड़ेंगे ना। तो पैतृक पदार्थ अगर अम्लीय है तो उससे बनने वाली मृदा भी कैसी होगी, अम्लीय। ठीक है, अगर क्षारीय है तो उससे बनने वाली मृदा भी कैसी होगी, क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय।
समझ गए बात को? तो देखो सबसे पहला है क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदा का पीएच मान अम्लीय चट्टानों से बनी मृदा की अपेक्षा क्या होता है? अधिक। ठीक है, एक नाम आया है ग्रेनाइट। अब देखो ग्रेनाइट फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखोगे तो ग्रेनाइट उदाहरण है किसका? अम्लीय अग्न्य चट्टानों का। किसका? 3 प्रकार की थी, किसके अकॉर्डिंग? कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी? अम्लीय, बाष्मिक और माध्यमिक। 3 प्रकार की थी ना चट्टानें, अम्लीय, बाष्मिक और माध्यमिक। अम्लीय, बाष्मिक और माध्यमिक, ठीक है, 3 प्रकार की चट्टानें थी। अब ग्रेनाइट कैसा है? अम्लीय चट्टान। अब ग्रेनाइट से अगर मृदा का निर्माण हो रहा है तो इसकी पहली प्रकृति कैसी है? अम्लीय। तो इससे बनने वाली मृदा भी कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है, तो क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदा है वो मृदा है वो कैसी होगी? क्षारीय होगी। और अम्लीय चट्टानों से बनी मृदा कैसी होगी? अम्लीय। यही बात इसने की है, क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदाओं का पीएच मान अम्लीय चट्टानों से बनी मृदा की अपेक्षा क्या होता है? अधिक। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो तो फिर नेक्स्ट देखो, फिर आता है अवक्षेपण। देखो वर्षा के जल से क्षारीय तत्व है। अवक्षेपण का मतलब कि वर्षा का जल, वर्षा जब होगी तो क्षारों की क्या हो जाती है बेटा? निक्षालन हो जाता है या लीचिंग हो जाती है। लीचिंग हो जाएगी तो उसके स्थान पे कौन आएंगे? अम्ल। कौन आएंगे? अम्ल आएंगे। तो अम्ल आएंगे तो बेटा मृदा कैसी होगी? अम्लीय। और अम्लीय मृदाओं की पीएच क्या होगी? कम। ठीक है, देखो वर्षा के जल से क्षारीय तत्व है, वर्षा के जल से क्षारीय तत्व है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या हो जाएंगे? निक्षालित या लीचिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निक्षालन या लीचिंग हो जाती है। ठीक है, तथा इनके स्थान पर अम्लीय तत्व जैसे एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मैग्नीज हो गया आ जाते हैं, जिससे मृदा पीएच क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि ये क्या है? अम्लीय है और ये क्या थे? क्षारीय। तो क्षार तो कम हो गया, अम्ल क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, इसको हम प्रदर्शित किससे कर सकते हैं? OH। और इसको किससे कर सकते हैं बेटा? H। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या हुई है? बढ़ी है। और यहाँ हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता क्या हो रही है? कम हो रही है। जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता घटेगी तो मृदा कैसी होगी? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर नेक्स्ट है, देखो फिर है कार्बनिक पदार्थों का विघटन। अब देखो पीछे हमने पढ़ा था कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा तो क्या मिलेंगे अपने को? अम्ल। क्या मिलेंगे? अम्ल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और कार्बनिक पदार्थों का जब विघटन होता है तो क्या बनती है? CO2 प्लस H2। और ये CO2 किसके साथ अभिक्रिया करती है बेटा? H2O के साथ। और H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? H2CO3, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक एसिड। ठीक है, अब ये कार्बनिक अम्ल है, ये क्या देता है मृदा में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजनों का क्या होगा? वियोजन होता है। वियोजन होगा तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। और मृदा कैसी होगी? देखो कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल, CO2 तथा जल का उत्पादन होता है। किस किस का होगा? कार्बनिक अम्ल का होगा, CO2 का होगा और किसका होगा? जल का। कार्बनिक अम्ल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके उनके बाइकार्बोनेट से बनाते हैं, जो जल में विलय होने के कारण क्या हो जाएंगे? निक्षार। क्या हो जाते हैं? निक्षार। जिससे मृदा में अधिक अम्लता हो जाती है और मृदा की पीएच क्या हो जाएगी बेटा? कम। क्या हो जाती है? कम। ठीक है, तो ज्यादा आप कार्बनिक पदार्थ भी डालते हो तो उससे भी मृदा कैसी होने लग जाती है? अम्ल। फिर आता है मूल वनस्पति, वेजिटेशन की अगर बात करें। ठीक है, तो देखो जंगली वनस्पति के अंतर्गत क्या मतलब है कि जंगली वनस्पतियों से जो मृदा बनी है उन मृदाओं की घासों पर निर्मित मृदा की अपेक्षा क्या होती है? अधिक अम्लीय। क्या होती है? अधिक। एक मृदा बनी है वो बनी है बेटा किससे? जंगली वनस्पतियों से। एक मृदा किससे बनी है? घासों से। किससे बनी है? घासों से। अब इन दोनों की मैं अगर पीएच देखूं तो इसकी पीएच मेरे को क्या मिलेगी? कम। और इसकी क्या मिलेगी? अधिक। अब जिसकी पीएच कम होगी वो कैसी होगी? अम्लीय। कैसी होगी? अम्लीय। ठीक है, तो जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित मृदा है
और मर्दा घासों पर निर्मित मर्दा की अपेक्षा क्या होती है, अधिक अम्लीय। ये क्या होंगे, अधिक अम्लीय, वो क्या होंगे, कम अम्लीय। दोनों में अगर अंतर करें या कंपैरिजन करें तो ये क्या होगी, अधिक अम्लीय, वो क्या होगी, कम अम्लीय। समझ गए बात को। फिर है शंकुधारी पौधे चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में क्या होंगे, अधिक अम्लता पैदा करते हैं। शंकुधारी पौधे होंगे वो किसकी अपेक्षा, बोर्ड लीव चौड़ी पत्ती वाले, जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी, ये क्या करेंगे, इनसे जो निर्मित मृदा है वो तो क्या होगी, अधिक अम्लीय, और इससे निर्मित क्या होगी, कम अम्लीय। तो ये अधिक अम्लता उत्पन्न करते हैं और ये अम्लता क्या करेंगे, कम। ठीक है, तो दोनों प्रभावित करेंगे। फिर आता है नाइट्रोजन उर्वरक। अब नाइट्रोजन उर्वरक में अधिकतर हम बात करें तो अमोनियम उर्वरक की बात करें। किसकी बात करें, अमोनियम। अब उर्वरक मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बेटा इनकी प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक। कैसी होगी, एसिडिक या अम्ल। कैसी होती है, अम्ल। पढ़ाया था मैंने। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इसका क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबेक्टर। अब ऑक्सीडेशन होता है तो इससे बाहर क्या निकलते हैं बेटा, नवजात हाइड्रोजन, कितने, 4। और ये नवजात हाइड्रोजन कैसी बनाते हैं मृदा को, अम्ल। ठीक है, तो ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का तो आपकी मृदा की पीएच क्या होने लगेगी, कम, या कह सकते हो कैसी होने लगेगी, अम्ल। तो देखो नाइट्रोजन उर्वरक से अम्लता पैदा होती है, अतः कम नाइट्रोजन के प्रयोग से कम अम्लता पैदा होती है। अगर ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा अम्लता उत्पन्न होगी और कम करोगे तो क्या होगी, कम अम्लता। फिर बात करते हैं जलमग्नता। अब जलमग्नता भी क्या करेगी, पीएच को प्रभावित करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच मान क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो किसकी तरफ जाएंगे, क्षारीय की तरफ। और क्षारीय मृदाओं का मान क्या होता है, घटता है। तो घटेगा तो इसका मतलब किसकी तरफ जा रही है, अम्लता की। किसकी तरफ जा रही है, अम्लता की। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो फिर अब मृदा पीएच का महत्व है। ठीक है, मृदा पीएच का पोषक तत्व की प्राप्यता पर प्रभाव। अब देखो महत्व की अगर हम बात करें तो देखो पर्टिकुलर एक फंजाई को छोड़ देना, ठीक है ना, फंजाई तो 5.5 से कम पीएच पर भी क्या रहती है, सक्रिय। बाकी के आपके जैसे एक्टिनोमाइसीटीज हो गया, बैक्टीरिया हो गए, इनके लिए एक निश्चित पीएच की जरूरत होती है। जैसे 5.5 के बाद ये एक बैक्टीरिया है या सूक्ष्म जीव है, ये क्या नहीं होते, क्रियाशील नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, क्रिया। तो पीएच है वो किसको प्रभावित करेगी बेटा, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। ठीक है, दूसरा पोषक तत्व की जो प्राप्यता है वो भी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व किस पीएच पर अधिक मिलते हैं, 6.5 से 7.5 पे क्या मिलते हैं, बहुत अधिक मिलते हैं, मिलते हैं ना। तो पीएच इनकी प्राप्यता को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। क्या करेगी, प्रभावित करती है। तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि पीएच का क्या महत्व है, कि सुटेबल पीएच होगी तो पौधों को पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे। दूसरा सूक्ष्म जीव भी क्रियाशील क्या रहेंगे, अधिक रहेंगे। फिर रोगों पे भी प्रभाव होता है इसका, पीएच है वो रोगों को भी प्रभावित करती है। ठीक है, अगर रोगों के अनुकूल पीएच है तो रोग क्या होंगे, जल्दी फैलेंगे। अनुकूल पीएच नहीं है तो रोग क्या होंगे, धीरे फैलेंगे। ठीक है, या कम फैलेंगे, क्या होंगे, कम फैलेंगे। ठीक है, ये क्या था बेटा, पीएच का महत्व है। ठीक है, ये पीएच का महत्व है अगली क्लास में। ठीक है।